ये कहानी है चार ऐसे सोल्जर्स की जो कभी मर ही नहीं सकते। वो हजारों सालों से धरती पर रह रहे हैं और अभी तक जिंदा हैं। आज तक उन्होंने सिर्फ इंसानों को बचाया है और अपनी पहचान को उनसे छुपा कर रखा है। स्टार्टिंग में हमें एंडी और बुकर को दिखाया जाता है। ये उन चार सोल्जर्स में से दो सोल्जर्स हैं। एंडी उनके टीम की लीडर है। एक रिटायर्ड CIA एजेंट कोपले उनसे मिलने के लिए आते हैं। कोपले उनसे एक रेस्क्यू मिशन करवाना चाहता था, लेकिन कई सालों से एंडी ने कोई भी मिशन नहीं किया था क्योंकि वो खून देख देख कर परेशान हो चुकी थी। लेकिन कोपले उसे बताता है ये रेस्क्यू मिशन कुछ बच्चों के बारे में है। एंडी को अपनी टीम को ले जाकर कुछ छोटे बच्चों को रेस्क्यू करवा कर लाना है। कुछ टेररिस्ट ने एक स्कूल पर हमला कर वहां के टीचर्स को मार डाला और वहां के छोटे छोटे बच्चों को बंदी बना लिया। अब एंडी को अपनी टीम को लेकर साउथ सुडान में जाना होगा, जहाँ पर वो टेररिस्ट उन बच्चों को ले गए हैं। अब क्योंकि ये बात बच्चों के बारे में थी, इसीलिए कोपले की बात उसे माननी पड़ती है। वो अपने तीनों साथियों को लेकर साउथ सुडान पहुंच जाती है। ये चारों सोल्जर्स ही इमॉर्टल हैं। अगर इन्हें कोई गोली भी मार देगा तो ये उस गोली से कुछ ही देर में रिकवर कर लेंगे। इनके जितनी ज्यादा गहरी चोट लगेगी, उस चोट को रिकवर करने में इन्हें उतना ही समय लगेगा, लेकिन इन्हें किसी भी तरीके से मारा नहीं जा सकता। ये चारों लोग बहुत दूर तक पैदल सफर करते हैं और टेररिस्ट के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। अब वो सोल्जर्स बड़ी ही आसानी से उन टेररिस्ट का मुकाबला करते हैं। उनमें से काफी सारे टेररिस्ट को वो मार भी डालते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक रूम के बाहर कुछ जूते पड़े हुए दिखते हैं और वो जूते छोटे बच्चों के होते हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि बच्चे रूम के अंदर हैं। वो चारों रूम के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन रूम पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ था। लेकिन तभी वहां पर चारों साइड से कुछ सोल्जर्स आते हैं और उन्हें गोलियों से भून डालते हैं। बहुत सारी गोलियां चलाने के बाद वो चारों जमीन पर गिर जाते हैं और उन सोल्जर्स को लगता है कि वो चारों मर चुके हैं। लेकिन तभी अचानक से उन चारों की आंखें खुल जाती हैं और उनके घाव अपने आप भरने लगते हैं। वो वापस उठकर उन सभी को बड़ी ही बेरहमी से मार डालते हैं। तभी एंडी को वहां पर एक सीक्रेट कैमरा लगा हुआ दिखता है। दरअसल में ये सारी प्लानिंग CIA एजेंट कोपले की थी। उसने उस रूम के अंदर कैमरे लगाए हुए थे और जिनकी मदद से वो अपनी स्क्रीन पर सब कुछ देख रहा था। उसे इस बात का सबूत चाहिए था कि धरती पर अभी भी चार ऐसे लोग जिंदा हैं जिन्हें मारा नहीं जा सकता। इसीलिए उसने ये प्लान बनाया और अब इस चीज का प्रूफ उसके पास था। अब एंडी और उसकी टीम इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि जिस सच्चाई को उन्होंने कई सालों से छुपा कर रखा था वो सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। इसीलिए एंडी अब प्लान बनाती है कि वो CIA एजेंट कोपले को मार डालेंगे। इससे पहले कि वो दुनिया को ये बता पाए कि चार ऐसे लोग जिंदा हैं जिन्हें मारा नहीं जा सकता, वो उससे पहले ही कोपले को मार डालेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक US आर्मी की टीम को दिखाया जाता है। ये लोग एक टेररिस्ट को ढूंढ रहे होते हैं। उस आर्मी के अंदर एक नाइल नाम की लड़की सोल्जर भी होती है। उसे एक घर के ऊपर शक होता है, इसीलिए चेक करने के लिए वो घर के अंदर जाती है। नाइल अपने साथियों के साथ उस घर के अंदर घुसकर उस आतंकवादी को ढूंढ लेती है और उसे गोली मार डालती है। लेकिन मरने से पहले वो आतंकवादी नाइल के गले पर भी एक चाकू मार देता है, जिससे नाइल का गला कट जाता है और बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। अब नाइल वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी साइड एंडी को नाइल का सपना आता है। वो सपने के अंदर देखती है कि एक लड़की ऐसी है जिसके चाकू लग चुका है और वो अभी भी जिंदा है। दरअसल में सपनों से ही ये लोग एक दूसरे को पहचान पाते हैं। अगर इनके जैसा दुनिया में एक और इंसान है तो इन्हें उसका सपना आ जाएगा, यानी कि नाइल भी इन्हीं में से एक है। लेकिन एंडी इस बात से परेशान होती है क्योंकि ऐसा 200 साल पहले हुआ था। क्योंकि 200 साल पहले बुकर ही एक आखिरी बंदा था जो कि उन्हें मिला था और उसके बाद से उन्हें किसी का भी सपना नहीं आया था। लेकिन ये लड़की अचानक से कहां से आ गई, इसीलिए एंडी डिसाइड करती है कि वो उस लड़की को ढूंढकर अपने साथ ले आएगी। दूसरी साइड नाइल के साथ ही उससे बहुत ज्यादा घबरा रहे थे, क्योंकि उसकी गर्दन पर सबके सामने ही उस टेररिस्ट ने चाकू मारा था। लेकिन अब नाइल के गले पर कोई भी चाकू का निशान ही नहीं है और गले पर इतना गहरा घाव लगने के बाद भी नाइल अभी भी जिंदा थी। इस बात से सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक थे। इसीलिए अब नाइल की टेस्टिंग के लिए उसे जर्मनी भेजा जाएगा। दूसरी साइड हमें CIA एजेंट कोपले को दिखाया जाता है। वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के ओनर स्टीव से मिलता है। कोपले स्टीव को एंडी और उसकी टीम की वीडियो दिखा देता है और वीडियो देखने के बाद स्टीव शॉक रह जाता है, क्योंकि वो देख लेता है कि एंडी और उसकी टीम कितनी ज्यादा गोलियां लगने के बाद भी जिंदा थी। कोपले स्टीव से बोलता है कि वो उन चारों को पकड़कर उसके हवाले कर देगा, लेकिन स्टीव को उनके ऊपर टेस्टिंग कर ऐसा फॉर्मूला बनाना होगा जिससे कोई भी इंसान कभी न मरे। दूसरी साइड नाइल को जर्मनी भेजा जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर एंडी पहुंच जाती है और वो नाइल को वहां से बचा कर ले जाती है। लेकिन जब नाइल की आंख खुलती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपने आप को एक कार में पाती है। वो चलती हुई कार से ही कूद जाती है। तभी पीछे से एंडी नाइल के सर में गोली मार देती है और वो वहीं पर गिर जाती है। कुछ ही समय के बाद नाइल दोबारा से ठीक हो जाती है और उसके जख्म बढ़ने लगते हैं। इस
इससे एंडी नाइल को ये समझाना चाहती थी कि वो भी इमोर्टल है और उसकी जिंदगी अब उनके साथ लिखी है। लेकिन नाइल को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो एंडी के सीने पर चाकू मार देती है। एंडी किसी तरह नाइल को वहां से उठाकर एक एयर बेस पर ले आती है, जहां से वो लोग उड़कर अपने साथियों के पास जाने वाले थे। प्लेन के अंदर एंडी काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी आंख लग जाती है। नाइल इस चीज का फायदा उठाकर एंडी के हाथों को बांध देती है और वो पायलट को गन पॉइंट पर लेकर उससे प्लेन को वहीं लैंड कराने के लिए बोलती है। लेकिन एंडी कई 100 सालों से जिंदा थी और उसे सारी ट्रिक्स पता थी। वो बड़ी ही आसानी से नाइल को मारकर बेहोश कर देती है। अब नाइल को होश आने के बाद एंडी उसे काफी ज्यादा समझाती है और अब नाइल भी समझ चुकी थी कि वो भी एक इमोर्टल है। कई घंटों के सफर के बाद एंडी पेरिस पहुंच जाती है, जहां पर उसके बाकी साथी रह रहे थे। अब एंडी नाइल को अपने साथियों से मिलवाती है, लेकिन नाइल के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा नई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से जिंदा है। वो एंडी से उसकी उम्र पूछती है, जिस पर एंडी जवाब देती है शायद 2000 साल। ये सुनकर तो नाइल बिल्कुल शौक रह जाती है। अब नाइल एंडी से पूछती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग बिल्कुल इमोर्टल हैं और वो कभी भी मर ही नहीं सकते। लेकिन इस पर एंडी जवाब देती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनकी भी मौत का समय आता है। कई साल पहले उनका एक और साथी हुआ करता था। वो एक लड़ाई के बीच था और लड़ाई के बीच में ही उसकी शक्तियां चली गई थी, जिसके बाद उसके जख्म भरना बंद हो गए और वो वहीं पर मर गया। यानी कि वो लोग मर तो सकते हैं, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं है कि वो लोग कब मरेंगे। रात को सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन तभी नाइल की अचानक से आंख खुल जाती है। उसने एक बुरा सपना देखा होता है। उसने सपने में एक लोहे के ताबूत के अंदर एक लड़की को देखा, जो कि किसी समुद्र के बीच पड़ी हुई है और वो लड़की अभी भी जिंदा है, यानी कि वो भी उन्हीं की तरह इमोर्टल है। ये बात सुनते ही वो चारों लोग शॉक हो जाते हैं। वो बताते हैं उस लड़की का नाम क्वीन है और वो भी उन्हीं की तरह इमोर्टल है। वो 500 सालों से ताबूत के अंदर उस समुद्र में फंसी हुई है। क्वीन ही ऐसी पहली सोल्जर थी जो कि धरती पर आई थी और वो ही पहली इमोर्टल भी थी। फिर उसके बाद उसे एंडी मिली, जिसके बाद एंडी और क्वीन ने मिलकर कई सारी जंगें लड़ी और इंसानों को बचाया। कई 100 साल पहले क्वीन और एंडी इंग्लैंड के अंदर गई थी। वहां पर वो कुछ मासूम लोगों को बचा रही थी, जिनके ऊपर जादू टोने का आरोप लगा हुआ था। लेकिन वो बात उनके ऊपर उल्टी पड़ गई और वहां के लोगों ने उन्हें बंदी बना लिया। उन लोगों ने उन दोनों को चुड़ैल समझा, क्योंकि वो कभी भी मरती नहीं थी। इसीलिए एंडी और क्वीन को उन लोगों ने फांसी की सजा सुनाई, लेकिन फांसी देने के बाद भी वो दोनों नहीं मरी। फिर वहां के लोगों ने दिमाग लगाया और क्वीन को एक लोहे के ताबूत के अंदर बंद कर समुद्र में फेंक दिया। यही काम वो लोग एंडी के साथ भी करने वाले थे, लेकिन एंडी किसी तरीके से वहां से बचकर भाग निकली। फिर एंडी को उसके बाकी साथी मिले और उन सब ने मिलकर क्वीन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब क्वीन उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने हार मान ली। रात को एंडी और नाइल घूमने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी कोपले की आर्मी एंडी के ठिकाने पर पहुंच जाती है और वो उनके दो साथी निकी और जोए को पकड़कर ले जाते हैं। एंडी जब वापस अपने घर आती है, वो देखती है कि बुकर को बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं। बुकर उन्हें बताता है कोपले की आर्मी उनके दोनों साथियों को पकड़कर ले गई। कोपले अपनी आर्मी को दोबारा से एंडी को बंदी बनाने के लिए भेजता है, लेकिन इस बार एंडी पूरी तरीके से तैयार थी और वो बड़ी ही बेरहमी से उन सारे सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देती है। वो अकेले ही उन सभी को मार डालती है। अब एंडी, बुकर और नाइल कोपले के पास जाने लगते हैं ताकि वो अपने साथियों को वहां से छुड़ा सकें। एंडी नाइल और बुकर को अपने एक पुराने ठिकाने पर लेकर जाती है। इस सीक्रेट लोकेशन पर वो कई 100 साल पहले रहा करती थी, लेकिन तभी एंडी नोटिस करती है कि उसके शोल्डर पर एक घाव है और वो अभी भी भर नहीं रहा है, यानी कि उसके ना मरने की शक्तियां शायद जा चुकी हैं। वो इस बात को बुकर और नाइल को नहीं बताती और अकेले ही सुपरमार्केट चली जाती है। वहां पर वो अपने शोल्डर का इलाज करती है और वहां से वापस आने लगती है। कोपले निक और जो को स्टीव के हवाले कर देता है ताकि वो उनके ऊपर रिसर्च कर उनके इमोर्टल होने का तरीका ढूंढ सके, लेकिन स्टीव को अपनी आंखों से देखना था कि किस तरीके से उनके घाव भरते हैं, इसीलिए वो उन दोनों के ऊपर हमले करने लगता है। वो ये देखकर चौंक जाता है, उनके घाव उसकी आंखों के सामने भर रहे होते हैं। अब निक और जो को लैब के अंदर ले जाया जाता है और उनकी बॉडी में से काफी सारे सैंपल निकाले जाते हैं, लेकिन अब स्टीव उन दोनों को जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसे पता नहीं चल जाता कि वो लोग इमोर्टल बने कैसे। दूसरी साइड बुकर कोपले की लोकेशन का पता निकाल लेता है। वो तीनों लोग कोपले की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन नाइल अब एंडी का साथ देने से मना कर देती है। वो उसे बताती है कि उसकी एक फैमिली भी है और वो अपनी फैमिली के पास जाकर वहां रहना चाहती है। जिसके बाद एंडी नाइल को अपनी गन और कार की चाबी देकर वहां से भेज देती है। जब नाइल वहां से चली जाती है तो वो रास्ते में रुककर अपनी गन को चेक करती है। वो देखती है कि गन बिल्कुल खाली है। दूसरी साइड बुकर और एंडी भी कोपले के घर के अंदर घुस जाते हैं। एंडी कोपले को गन पॉइंट पर ले लेती है और
और उससे पूछती है कि उसके साथियों को कहाँ रखा गया है, लेकिन तभी पीछे से बुकर एंडी को धोखा दे देता है और उसके पेट में गोली मार देता है। बुकर एंडी को बताता है कि वो स्टीव का साथ देना चाहता है, क्योंकि स्टीव ने अगर उनके डीएनए को निकालकर ये पता लगा लिया कि वो लोग अभी तक कैसे जिंदा हैं, तो जरूर ही स्टीव को ये भी पता लग जाएगा कि उन लोगों को मारा कैसे जा सकता है। और बुकर अब परेशान हो चुका था इतने सालों से जिंदा रहकर, और उसे भी अब मरना था, इसीलिए वो स्टीव का साथ देना चाहता है। लेकिन बुकर नोटिस करता है कि एंडी का जख्म अभी तक भरा नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि एंडी नॉर्मल इंसान बन चुकी है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन तभी स्टीव अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है और उन लोगों को बेहोश कर वहां से ले जाता है। लैब के अंदर वो लोग एंडी का इलाज कर उसे बचा लेते हैं। दूसरी साइड नाइल को अपनी गन खाली देखकर शक हो चुका था, इसीलिए उसने अपना प्लान चेंज कर दिया था। वो कोपले के पास आती है और उससे अपने साथियों के बारे में पूछने लगती है, लेकिन अब कोपले को भी पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसने देख लिया था कि स्टीव को इस बात से मतलब ही नहीं है कि उन लोगों ने क्या अच्छे काम किए हैं। उसे तो बस सिर्फ ये चाहिए कि वो लोग अमर कैसे हुए, जबकि कोपले ने उन चारों के पुराने मिशंस को निकाल कर देखा था और कोपले जानता है वो लोग इतने अच्छे हैं कि अभी तक उन्होंने सिर्फ इंसानों को बचाया है। लेकिन कोपले ने स्टीव का साथ इसलिए दिया क्योंकि उसकी वाइफ कैंसर में मर चुकी थी और वो नहीं चाहता था कि आगे भी अपने चाहने वालों को लोग ऐसे ही खो दें। इसीलिए वो स्टीव के साथ मिलकर अमर होने का फॉर्मूला निकालना चाहता था। लेकिन अब वो नाइल की मदद करेगा ताकि वो एंडी और उसके साथियों को बचा सकें। कोपले नाइल को अपने कार्ड के जरिए लैब के अंदर घुसा देता है। नाइल का सामना 3 गार्ड से होता है। वो गार्ड उसे गोली मार देते हैं। उन्हें लगता है कि नाइल मर चुकी है, लेकिन तभी नाइल उठकर उन सभी को गोलियों से भून डालती है। बाकी सोल्जर्स भी कैमरे के अंदर ये देख लेते हैं और वो नाइल के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन नाइल उन सभी को भी मार डालती है और अपने साथियों के पास पहुंच जाती है। वो उन चारों लोगों को आजाद कर देती है और वो सभी मिलकर अब वहाँ के सोल्जर्स से लड़ने लगते हैं। एंडी लड़ तो अभी भी अच्छा रही थी, लेकिन उसके काफी ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उसके जख्म अब भर नहीं रहे थे। एंडी अपने हजारों सालों के एक्सपीरियंस की वजह से उन गार्ड से बड़ी ही आसानी से लड़ रही होती है और वो सारे गार्ड्स को मारकर ढेर कर देती है। तभी उन 5 लोगों को पता चलता है स्टीव अपने गार्ड्स के साथ दूसरी बिल्डिंग में छुपा हुआ है। वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां के सारे गार्ड्स को मार डालते हैं। स्टीव वहां से बच जाता है और वो भागकर एंडी के पास पहुंच जाता है। उसे पता था कि एंडी अब इमॉर्टल नहीं है, इसीलिए वो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। नाइल भागकर स्टीव को लेकर बिल्डिंग से कूद जाती है। इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद स्टीव तो मर जाता है, लेकिन नाइल अभी भी जिंदा थी। अब वो 5 लोग अपने मिशन को कंप्लीट कर अपनी एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एंडी और उसकी टीम डिसाइड करती है कि बुकर ने उन्हें धोखा दिया है, इसीलिए बुकर की ये सजा है कि उसे अगले 100 सालों के लिए अकेले रहना होगा और जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तो वो लोग अपनी सीक्रेट लोकेशन पर दोबारा से मिलेंगे। वो लोग बुकर को जाना तो नहीं देना चाहते थे, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें उसे भेजना होता है। अब एंडी अपनी टीम को लेकर कोपले के पास जाती है और वो कोपले से एक डील करती है। वो उससे बोलती है कि वो रिसर्च करने में काफी अच्छा है, इसीलिए अब कोपले को रिसर्च कर उन्हें ऐसे मिशन देने होंगे जिन मिशन से वो इंसानों की मदद कर सकें। दूसरी साइड बुकर अकेले रह रहा होता है और वो इस चीज से काफी ज्यादा दुखी था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करना चालू कर देता है। लेकिन ऐसे ही एक दिन ड्रिंक कर वो वापस अपने घर पर जा रहा होता है। जब वो अपने घर के अंदर जाता है तो उसे एक लड़की दिखती है जो कि पानी पी रही होती है और ये लड़की और कोई नहीं क्वीन है, जो कि किसी तरीके से ताबूत से समुद्र से बाहर निकल चुकी है। और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।